प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ का अध्ययन करेंगे। कहानी परिचय के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक ने अपने बचपन के दिनों के बारे में और अपनी पारिवारिक स्थितियों का वर्णन करते हुए दादी के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को उजागर किया है। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया और करुणा की मूर्ति थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को बताते हुए, अपने बचपन के बारे में बताते हुए और अपने परिवार के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के सामने रखते हैं। इस कहानी में दादी माँ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का कितना महत्व होता है। हमारे बुजुर्ग आगे के बारे में सोचकर कोई भी कार्य करते थे। तो आइए प्रस्तुत कहानी का वाचन करते हुए इस कहानी को समझते हैं। लेखक कहता है, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं लेखक अपने मित्रों के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि लेखक का मन बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी सदा नहीं तो कभी कभी अनमनासा यानी उदासीन सा रहता है। कभी कभी लेखक का मन उचट जाता है और लेखक के जो मित्र हैं, जो उनके मुख पर मित्रता जैसी बात करते हैं और आने वाली छुट्टियों की जानकारी देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मित्र लेखक को कमजोर और जरा सी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जो लेखक को अच्छा नहीं लगता। लेखक कहता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार जो कि अश्विन माह है। कह रहे हैं कि इनके गांव में चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है और उस बारिश के पानी में विभिन्न प्रकार के घासें, जड़ें, बीज आदि बहकर जा रहे हैं और जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो गया है वहाँ सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध उत्पन्न हो रही है। यहाँ अनमना सा शब्द आया जिसका अर्थ है उदासीन या मन का उचटना, मन का एक जगह स्थिर नहीं होना। प्रतिकूलता जिसका अर्थ है विपरीत परिस्थिति। आगे लेखक कहता है, रास्तों में कीचड़ सूख गया है
और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो यहाँ लेखक ने कहा कि यूं तो अलग अलग मौसम की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन कुआर के माह में अगर गंध भरा हुआ, झाग से भरा हुआ जल कूदने को नहीं मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। और इस गंध और झाग भरे जल में कूदने के लिए लेखक का मन जोर मार रहा था। उनका मन हुड़क रहा था। लेखक कहते हैं कि उनके 2-1 दिन ही तो ऐसे जल में कूदे थे वो कि नहा धोकर बीमार हो गए। वैसे तो लेखक को थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी कि बुखार, सर में दर्द अच्छा लगता था, क्योंकि दिन भर खाने के लिए नींबू और साबु मिलता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। लेखक का बुखार चढ़ा तो रात 12 बजे तक रजाई पर रजाई, लेकिन उतरने का नाम नहीं। इसलिए चादर लपेटे लेखक सोया रहा। अगली सुबह दादी माँ जब आई, शायद नहाकर आई थी, झाग भरे जल से अपने पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर एक सफेद बिना किनारी की धोती पहनकर और सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, अर्थात उनके बालों से जो पानी की बूंदें टपक रही थी, उनसे लग रहा था कि वे अभी अभी नहाकर आई हैं। और उन्होंने आते ही लेखक के सर और पेट को छुआ और अपने आंचल की गांठ को खोलकर न जाने किस अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी वो लेकर आई थी कि उन्होंने लेखक के मुख में थोड़ी मिट्टी डाली और थोड़ी उनके माथे पर लगाई। यहाँ विभिन्न हिंदी महीनों के नाम आए, जिनमें अगहन, जिसका अर्थ होता है मार्गशीर्ष माह, कुआर का अर्थ होता है आश्विन माह। आगे लेखक कहता है, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर यानी बुखार। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवाई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु।
तो यहाँ लेखक ने अपनी दादी माँ के इस रूप से परिचित कराया कि जब लेखक बीमार होता है तो किस प्रकार से वो इनका कितना ध्यान रखती है। और न केवल लेखक का अपितु गांव में भी यदि कोई बीमार होता तो वे वहाँ चली जाती और न जाने कितनी ही बीमारियों का अनुमान करने लगती और वहाँ पर भी वहीं उनके इलाज की बात जो कुछ वो जानती थी अपने अनुसार बताती। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि उनकी दादी माँ से कोई सफाई के बारे में सीखे। वे अपने हर कार्य को तत्परता से कराना पसंद करती हैं। यहाँ ज्वर शब्द आया जिसका अर्थ है बुखार, और विषुचिका हैजा जो कि एक संक्रामक रोग है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामे की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। तो यहाँ लेखक बताता है कि जब उनके किशन भैया की शादी ठीक हुई यानी निश्चित हुई तो उस समय दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सर पर उठा लिया था। जब कोई पड़ोसी आती और दादी माँ को बुलाती तो दादी माँ आती जरूर, लेकिन कहती कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, अर्थात उत्सव का घर ठहरा। विवाह उत्सव आदि घर में था, इसलिए विवाह उत्सव का घर ठहरा। एक काम यदि मैं अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं। वैसे सभी जानते थे कि दादी माँ कभी खुद कोई कार्य नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति उस काम के देरी का कारण बन जाती थी। एक बार का प्रसंग लेखक बताता है कि एक दिन दोपहर को जब लेखक लौटा तो अपने घर के बाहर निकलने के बाहरी दरवाजे पर देखता है कि दादी माँ किसी पर बिगड़ रही है, गुस्सा कर रही है, और पास में कोने में दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी है, जिसे दादी माँ कहती है कि देख धन्नो, तुम ब्याज सहित अगर रुपये आज दे दो, और आज अगर ये ब्याज सहित रुपए नहीं दोगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो शर्म है नहीं। जब मांगने आई थी तो कैसे आई थी, पैरों पे नाक रगड़ती हुई, किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी, तब मैंने मदद की थी। तो यहाँ विलंब का अर्थ है देर, कार परोजन का घर है, इसका अर्थ है कि पारिवारिक उत्सव का घर। निकसार, निकास या निकलने का द्वार। आगे लेखक कहता है, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी उद्धार कैसे होगा? हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो यहाँ रामी की चाची अपने रुपए देने के लिए कुछ और समय मांगती है। वह अपना ऋण अभी नहीं दे सकती क्योंकि उसकी बेटी का विवाह भी है
और वो कहती है कि यदि आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का उद्धार कैसे होगा। और लेखक इस घटना से दादी माँ का ध्यान हटाने के लिए कहते हैं कि बेचारी गरीब है, दे देगी, इसलिए अभी इनको छोड़ दो। तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और लेकर वहाँ धीरे से, जब दादी माँ ने उनको डांटा तो वे चुपके से आंगन की ओर चले गए। यह निस्तार शब्द का अर्थ है उद्धार। आगे लेखक कहता है, कई दिन बीत गए, एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो यहाँ हमने देखा कि लेखक की दादी माँ ने रामी की चाची के पिछले रुपए छोड़ दिए और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। विवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ दादी माँ का एक दयालु स्वभाव उभर कर आया है। उऋण शब्द आया जिसका अर्थ है ऋण मुक्त होना। आगे लेखक कहता है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और भरमा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो यहाँ लेखक के किशन भैया के विवाह के दिनों की बात बताई है कि 4-5 दिन पहले से औरतें गीत गाती थी और विवाह के दिन जब सभी घर और आसपास के लोग बारात में चले गए तो औरतें वहाँ घर में एकत्र होकर एक अभिनय करती हैं जिसमें विवाह से लेके संतान उत्पत्ति तक के सभी दृश्यों को औरतों के द्वारा अभिनीत किया जाता है। यानी इस अभिनय में सारे दृश्य, सभी पाठ औरतें ही करती हैं। और लेखक बीमार था इसलिए बारात नहीं जा सका। लेखक का ममेरा भाई यानी इनके मामा जी का लड़का राघव, वह भी बारात के जाने के बाद पहुंचा, इसलिए वह भी बारात नहीं गया। औरतों ने आपत्ति की क्योंकि वहाँ सभी औरतें थी, इसलिए लड़के के वहाँ पर होने के कारण उन्होंने आपत्ति की। लेकिन दादी माँ बिगड़ी और कहा, लड़के से क्या पर्दा, लड़के से क्या छिपाना, लड़के और भरमा जी का मन तो एक सा होता है। और इस तरह दादी माँ ने एक चारपाई पर चादर उड़ाकर लेखक को सुला दिया। अब वहाँ जो नाटक खेला जा रहा था उससे लेखक को हंसी आ रही थी। वह अपनी हंसी को रोककर चुपके से लेटे हुए थे, लेकिन अपनी भाभी की बात पर वो हंसे बिना नहीं रुक सके और उनका भंडाफोड़ हो गया। और इस पर देबू की माँ आई और चादर खींचकर कहती है कि कहो दादी, ये बच्चा कौन सोया है, आप कहो तो इसको दूध पिला दूं। और इस तरह दादी के साथ थोड़ी हाथापाई हुई और दादी माँ इस पे बिगड़ी और कहती है लड़के से क्यों लगती है। यह दालान शब्द आया जिसका अर्थ है बरामदा, भंडाफोड़ होना, भेद खुलना, रहस्य खुलना। आगे लेखक कहता है कि सुबह मैंने देखा
चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो इस प्रकार से जब लेखक के पिताजी और लेखक के किशन भैया अपने घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं और कहीं से कोई रुपया प्राप्त नहीं होता, इस पर जब वो रोने रोने से हो जाते हैं, तब दादी माँ आकर उनका माथा सहलाते हुए कहती है कि रोते क्यों हो, मैं तो अभी हूं ही। और अपनी संदूक से एक चमकती सी चीज़ निकालकर, जो कि एक कंगन था, उनको देते हुए कहती हैं कि ये शायद तुम्हारे दादा ने मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और यह बताते हुए उनका गला भर आया। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि दादा ने उनसे कहा था कि ये उनके वंश की निशानी है। और आंसू पोंछते हुए कहा कि पुराने लोग आगे पीछे की सारी बातों को समझ जाते थे बेटा। लेखक कहता है कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी अब किशन भैया का पत्र आया था और उस पत्र को प्राप्त करके लेखक को ये सूचना मिलती है कि दादी माँ नहीं रही। इसे सोचकर लेखक बहुत दुखी होता है और लेखक को अपनी दादी माँ एक व्यथित और पीड़ित देवी के समान दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। यहाँ कठिन शब्द आए, शाप भ्रष्ट, जिसका अर्थ होता है पीड़ित या व्यथित, विलीन, ओझल या लुप्त। तो यह कहानी यहाँ बड़ों के महत्व को बताते हुए समाप्त होती है। धन्यवाद।